तो स्वागत है आप लोग का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल AH स्मार्ट क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का उर्दू चैप्टर नंबर 1 नज़ीर अहमद की कहानी। ये आप लोग का चैप्टर है जिसके मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इसके मुसन्निफ है। और नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? ये एक खाका है। आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, तो खाका है। और खाका किसे कहते हैं ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में अफसाना नाविल, तो आप लोग को पता ही होगा। और खाका 12 में पहला चैप्टर है। तो खाका जो होता है किसी शख्स के बारे में कुछ बयां करना ही खाका कहलाता है। जैसे यहाँ पर नज़ीर अहमद के बारे में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, नज़ीर अहमद के कौन थे? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद है। और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद की कहानी पूरे अच्छी तरीक़ा से इस चैप्टर में बताया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। जिससे पहले मिर्ज़ा उसके मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। और चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन मुसन्निफ़ के बारे में पूछा जाता है। मुसन्निफ़ को लेखक कहा जाता है, ये तो आप लोग को क्लास 10 से ही पता होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कौन है? नज़ीर अहमद की कहानी के लेखक है। चलिए शुरू करते बिना देरी करते हुए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद अमजद मिर्ज़ा अफजल बेग बदख्शा से तरक वतन करके शाह आलम शानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए। क्या कहा जा रहा है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद अमजद मिर्ज़ा अफजल बेग जो है बदख्शा से तरक वतन करके, मतलब बदख्शा को छोड़कर शाह आलम शानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फ़ौज में मुलाज़म हुए। फ़रहत के दादा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, फ़रहत के दादा जो है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग की माली हालत अच्छी नहीं थी। 1857 के इनकलाब के बाद ये ख़ानदान भी मुतासिर हुआ और दहली से हिजरत करके हैदराबाद दक्कन चला आया। क्या कहा जा रहा है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद अमजद मतलब उनके दादा परदादा जो है मिर्ज़ा अफजल बेग बदख्शा को छोड़कर तरक वतन करके, मतलब तरक वतन करके मतलब बदख्शा को छोड़कर शाह आलम शानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फ़ौज में नौकरी किए। उसके बाद फ़रहत के दादा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग की माली हालत जब अच्छी नहीं थी, 1857 के इनकलाब के बाद यानी कि 1857 के क्रांति के बाद ये ख़ानदान भी मुतासर हुआ और दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद दक्कन चला गया। हिजरत मतलब आप लोग को पता होगा एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाना। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत किए थे। कहाँ से? मक्का से मदीना का। चलिए आगे देखते हैं। तज़किरा नवेसियों के मुताबिक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो है सितंबर 1883 ईस्वी में हुई थी। क्या कहा जा रहा? तज़किरा नवेसियों के मुताबिक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश सितंबर 1883 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ख़ुद उनके बयान के मुताबिक वह अगस्त 1885 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहीं कहीं कहा जाता है, मतलब तो अगर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में तज़किरा नवेसियों के मुताबिक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, तो सितंबर 1883 ईस्वी में, लेकिन उनकी असल पैदाइश जो है अगस्त 1885 ईस्वी में, और वो ख़ुद उनके बयान के मुताबिक है और यही दुरुस्त है। जाए पैदाइश मोहल्ला चोरी वलान दहली है। अगर आपसे पूछा जाएगा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की जाए पैदाइश कहाँ है, तो मोहल्ला चोरी वलान दहली। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या है? मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। फ़रहत सिर्फ 10 रोज़ के थे तो इनके वालदा मुशर्रफ जहाँ बेगम का इंतकाल हो गया। फ़रहत कितने दिन के थे? मात्र 10 दिन के थे। तो इनके वालदा मुशर्रफ जहाँ बेगम का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद इनकी लावल्द और बेवा फूफी हसन जहाँ बेगम ने उन्हें अपनी औलाद की तरह हज़रत निज़ामुद्दीन, एक मिनट रुक जाइए, जब इनके वालदा का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उनकी फूफी जो है, फूफी का नाम क्या है? हसन जहाँ बेगम, बेबा फूफी हसन जहाँ बेगम उन्हें अपनी औलाद की तरह पाला। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में एक बुज़ुर्ग सैयद वलीउल्लाह रहते थे। कहाँ? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में एक बुज़ुर्ग जो है सैयद वलीउल्लाह रहते थे। इन्होंने ही इनकी बिस्मिल्लाह कराई। अगर पूछा जाएगा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किसने कराई थी, तो सैयद वलीउल्लाह जो है वो इनकी बिस्मिल्लाह कराई थी। मौलवी कमरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ा। अगर पूछा जाएगा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कलाम किससे पढ़ा, तो कलाम पाक तो मौलवी कमरुद्दीन से। याद रखना आपसे, मौलवी कमरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ा। गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा से एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। फिर उसके बाद 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। कहाँ? हिंदू कॉलेज में। अगर आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हिंदू कॉलेज में कब दाखिला लिया, तो 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से 1903 ईस्वी में इंटरमीडिएट की सनद हासिल किया। जैसे अभी आप लोग इंटर में है क्लास 12 में, तो क्लास 12 का इसको सनद कब हासिल हुआ था, तो 1903 ईस्वी में। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया इन्होंने। इसी कॉलेज में एमए किया और इसी कॉलेज में इन्होंने एमए किया। एमए में भी दाखिला लिया, लेकिन मुआशी हालत कमज़ोर होने के
सबब तालीम मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन मुआशी मतलब पैसा वैसा का हालत कमज़ोर था जिसके कारण ये तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। अपनी तालीमी ज़िंदगी के दौरान इन्हें खेलों से बहुत दिलचस्पी रही। अपनी तालीमी मतलब पढ़ाई लिखाई के दौरान इन्हें खेलों से भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही, जैसे क्रिकेट, टेनिस, ब्लेड, चौसर और शतरंज वगैरह सभी कुछ खेलते थे ये। अगर आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग को किन किन खेल से दिलचस्पी थी, तो क्रिकेट, टेनिस, ब्लेड, चौसर और शतरंज वगैरह से सभी कुछ से दिलचस्प रखते थे। फ़रातुल्लाह बेग तलाश मुआश के सिलसिले में हैदराबाद आए और वहाँ एक स्कूल में अंग्रेज़ी के मुअल्लिम बनाए गए। 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट में मुतरजम मुकर्रर हुए। 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट में मुतरजम मुकर्रर हुए। मुतरजम मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर दो इंसान रहेगा, एक हिंदी अच्छा से जानता है और एक हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छा से जानता है। अब कोई उसको इंग्लिश में बोला जाएगा तो उसको मतलब हिंदी में तर्जमा करके वो बताएगा तो अगला बंदा समझेगा, इसी को मुतरजम कहा जाता है। 1910 ईस्वी में जुडिशल इम्तिहान पास किया और इसी मैदान में मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की करते हुए 1939 ईस्वी में हाई कोर्ट इंस्पेक्टिंग अफसर बने। 1939 ईस्वी में हाई कोर्ट में इंस्पेक्टिंग अफसर भी बने और 1942 ईस्वी में उसी ओहदे से सबकदोश हो गए। 1939 ईस्वी में देखिए हाई कोर्ट में इंस्पेक्टर अफसर बने और फिर उसके कितना साल बाद, 3 साल बाद 1942 ईस्वी में उसी ओहदे से सबकदोश हुए, मतलब रिटायर हो गए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शादी अगस्त 1908 ईस्वी में इनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शादी जो है अगस्त 1908 ईस्वी में उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। इनके इंतकाल के बाद दूसरा निकाह पहली बीबी की बहन हमीदा सुल्ताना से हुआ। क्या कहा जा रहा है, उनकी शादी किससे हुई? उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई और उनके इंतकाल के बाद दूसरा निकाह पहली बीबी की बहन हमीदा सुल्ताना से हुआ। फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को आर्जा कलब हुआ और ठकी जेल के करीबी कब्रिस्तान सराय अली चमन में सुपुर्द खाक हुए। क्या कहा जा रहा है, फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल जो है कब हुआ? 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? तो 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को और ठकी जेल के करीबी कब्रिस्तान सराय उल्ही चमन में सुपुर्द खाक हुए, मतलब वहीं उनका कब्रिस्तान बनाया गया। मिर्ज़ा साहब ने मज़ामीन लिखे। मिर्ज़ा साहब जो है मज़ामीन भी लिखे, अदबी हालात कलम बंद किए, शायरी भी की, लेकिन इनकी शोहरत का असल दारोमदार इनके बेमिसाल खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी है। क्या कहा जा रहा है, मिर्ज़ा साहब जो है मज़ामीन भी लिखे। मज़ामीन किसको कहते हैं? मज़मून, जैसे एक मज़मून लिखे तो उसको मज़मून कहते हैं और बहुत सारे मज़मून लिखेंगे तो मज़ामीन, मज़मून की जमा मज़ामीन। मिर्ज़ा साहब मज़ामीन भी लिखे, अदबी हालात के कलम बंद किए, शायरी भी की, लेकिन इनकी शोहरत का असल दारोमदार जो है इनके बेमिसाल खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी पर मुख्तसर है, जो आप लोग का चैप्टर है। ये खाका का पहली मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू के शुमारा जुलाई 1927 ईस्वी में तबाह हुआ। ये खाका जो है जुलाई 1927 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। ये खाका ना सिर्फ इनका बल्कि उर्दू के बेहतरीन खाकों में एक है। ये खाका जो है ना सिर्फ इनका बल्कि उर्दू में बेहतरीन खाकों में एक खाका है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा फूल वालों की सैर, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा फूल वालों की सैर भी इनकी यादगार तहरीरें है। इनके मज़ामीन फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों में तबाह हुआ। अगर पूछा जाएगा फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन कितने जिल्दों में शामिल है, तो इनका मज़ामीन जो है फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों में तबाह है। इनकी दीगर किताबों भी इंशा, दीवाने यकीन, दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी अहम है। इनकी और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे इंशा, दीवाने यकीन, दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी, ये सब इनकी किताब है, ये भी बहुत अहम है। तो मुसन्निफ़ के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी। ये खाका है, इसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है, जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। चलिए अब चैप्टर की ओर चलते हैं। कुछ देर का और बचा है। आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं और मियाँ दानी 11:30 बजे मदरसे आए, खाना वाना खाया, सबक का मुताला किया और 1 बजे निकल खड़े हुए। मकान का पता पूछते पाछते 1:30 में 5 मिनट थे।
मौलवी साहब के दरवाजे पर जा धमके, मतलब मौलवी साहब के दरवाजे पर जा पहुँचे। दरवाज़ा की एक चौकड़ी पर मैं और दूसरी पर मियाँ दानी डट गए, मतलब दरवाजे के चौकी पर, गेट पर मैं और मियाँ दानी पहुँच गए। सामने ही कमरा था। बीच हमारी रस्सी हाथ में लिए ओंग रही थी। कभी कभी रस्सी को एक आध चमका देते थे। कमरे के अंदर मौलवी साहब थे। कमरे के अंदर कौन थे? मौलवी साहब। मौलवी साहब मतलब नज़ीर अहमद। लेकिन दरवाज़ा बंद था, इसलिए दिखाई ना देते थे। अब ये ख्याल हुआ कि मौलवी साहब ही का मकान है। अब ये ख्याल आता है कि क्या ये मौलवी साहब का ही मकान है या किसी दूसरे का। अंदाज़ा अंदर जनाना तो नहीं है। गर्ज इस सशस्त्र ओपंज में थे कि मौलवी साहब के कमरे के घंटे ने टन से 1:30 बजाया। क्या कहा जा रहा है? गर्ज इस सशस्त्र ओपंज में थे कि मौलवी साहब के कमरे से घंटे टन से 1:30 बजाया। हम दोनों उठे और दबे पाँव चोरों की तरह अंदर दाखिल हुए। घर में सन्नाटा था। बीचमारी ने सर भी उठाकर ना देखा कि कौन जा रहा है। बीचमारी मतलब गेट पर जो दरवान था वो सर उठाकर भी ना देखा कि कौन अंदर जा रहा है। कमरे का एक दरवाज़ा खुला था। इसमें गर्दन डालकर झांका। चूँकि रोशनी से अंधेरे में आए थे इसलिए कुछ दिखाई ना दिया। बाहर रोशनी था, रोशनी से अंदर अंधेरे में गए तो कुछ दिखाई ना दे रहा था। अंदर से किसी ने डांट कर कहा, कौन है? इसकी आवाज़ को पहचान कर हम तो संभल गए, मतलब अंदर से आवाज़ आया, कौन है? इसकी आवाज़ को पहचान कर हमने तो संभल गए, मतलब हमको तो पता चल गया मौलवी नज़ीर अहमद की आवाज़ है। मगर बीच हमारी उछल पड़े और बेइख्तियार उनके मुंह से घमंड की आवाज़ की तरह निकला, कौन है? मैंने कहा, मैं और मियाँ दानी। मौलवी साहब ने कहा, आओ बेटा। मैंने जब कहा मैं और मियाँ दानी तो मौलवी साहब बोला, आओ बेटा अंदर आओ। मौलवी साहब फ़ौरन पलंग पर उठ बैठे और तहमत को संभालते हुए नीचे उतर आए। पूछा, क्या पढ़ते हो? हमने किताब पेश किया। जब मौलवी साहब पूछा क्या पढ़ते हो तो हमने आगे किताब पेश कर दिया। थोड़ी देर तक उलट पुलट कर देखते रहे मौलवी साहब। इसके बाद कहा, भाई एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। क्या कहा उसके बाद? भाई कल से एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। हमने अपनी एक किताब इनको दे दी और दूसरी से दोनों ने मिलकर काम निकाला। एक किताब हमने मौलवी साहब को दे दी और एक किताब से दोनों मिलकर काम निकाला। कब पढ़ाया और किस तरह पढ़ाया इसका आइंदा ज़िक्र करूँगा। कब पढ़ाया और किस तरह पढ़ाया इसका मैं आइंदा ज़िक्र करूँगा। हाँ, यह ज़रूर है कि जब पढ़कर उठे तो सब कुछ याद था, मगर दिमाग पर किसी किस्म का बार न था। खुशी खुशी घर आए। चलो अल्लाह दे और बंदा ले। हमने भी कॉलेज में मौलवी साहब की तारीफ़ों के पल बांध दिए। हमने मतलब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कह रहे हैं, हमने भी कॉलेज में मौलवी साहब के तारीफ़ों के पल बांध दिए। यहाँ तक कि ये आवाज़ हिंदू कॉलेज के तलबा के कान तक पहुँची। हिंदू कॉलेज में जहाँ पढ़ते थे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, वहाँ के तलबा मतलब स्टूडेंट के कान तक पहुँची। वहाँ के एक तालिबे इल्म मिस्टर रज़ा के दिल में गुदगुदी उठी। जब मतलब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग वहाँ खूब तारीफ़ किए, मौलवी साहब ऐसे है, ऐसे पढ़ाते हैं, तो वहाँ के एक तालिबे इल्म मिस्टर रज़ा जो है, इनके दिल में गुदगुदी उठी। वो आए, हमसे मिले और कहा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। मौलवी साहब इनकार तो ना करेंगे ना? क्या कहा जा रहा है? मिस्टर रज़ा जो है वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के पास आए और कहा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, मौलवी साहब मना तो नहीं करेंगे? हमने कहा, चलो और ज़रूर चलो, मौलवी साहब का क्या बिगड़ता है। हमने क्या कहा? चलो और ज़रूर चलो, इसमें मौलवी साहब का क्या बिगड़ता है। 2 को ना पढ़ाया 3 को पढ़ाया, मतलब 2 को पढ़ाता ही है, 3 को पढ़ाएगा। इन्होंने कहा, नहीं पहले मौलवी साहब से पूछ लो। हमने कहा, यार चलो भी, अगर इन्होंने कुछ कहा तो हमारा ज़िम्मा है। क्या कहा जा रहा है? मौलवी साहब अगर कुछ कहेगा भी तो तुमको, तो उसका हमारा ज़िम्मा है। वो राज़ी ना हुए और यही कह के पहले पूछ लो। क्या कहा जा रहा है? मिस्टर रज़ा राज़ी ना हुए और कहा कि पहले पूछ लो। इस अरसे में हमारी हिम्मत मौलवी साहब के सामने बहुत बढ़ गई थी। दूसरे दिन जाते ही रज़ा का ज़िक्र किया। दूसरे दिन मौलवी साहब के पास जाते ही मिस्टर रज़ा का ज़िक्र किया। इन्होंने कहा, लेते क्यों ना आए? हमने कहा, वो ज़रा शर्मीले हैं, बग़ैर इजाज़त आना नहीं चाहते हैं। हमने क्या कहा? वो ज़रा शर्मीले, मतलब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कह रहे हैं मौलवी साहब से, वो ज़रा शर्मीले है, बग़ैर इजाज़त आना नहीं चाहते हैं। इन्होंने कहा, तालिब इल्म शर्मीला हुआ और डूबा। खैर कल ज़रूर साथ लाना। ज़रा इनका भी रंग देख लूँ। शाम को वापसी के वक्त जाते फराश खाने में हमने रज़ा को मौलवी का इजाज़तनामा पहुँचा दिया
اور کہہ دیا کہ بھائی پورے 1:30 بجے پہنچ جانا۔ اور کیا کہا جائے، مرزا فرات اللہ بیگ مسٹر رضا کو کہہ دیا بھائی پورے 1:30 بجے پہنچ جانا ورنہ اندر گھسنے کو نہ ملے گا۔ دوسرے دن جو ہم پہنچے تو وہ پہلے ہی سے دروازہ پر ڈئی دے بیٹھے تھے۔ دوسرے دن جب ہم پہنچے وہاں پر تو وہ پہلے سے ہی مسٹر رضا پہنچے ہوئے تھے۔ ٹھیک 1:30 بجے ہم اندر داخل ہوئے۔ مولوی صاحب ہم کو دیکھتے ہی پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور کہا لاؤ کتاب۔ ہم نے کتاب طاق پر سے اتار ان کے ہاتھ میں دی اور کتاب لیتے لیتے نیچے آ بیٹھے اور کہا اچھا یہ ہے میاں رضا۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں اچھا یہ ہے میاں رضا۔ بیچارے رضا نے گردن جھکا کر کہا جی ہاں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا بھائی شروع کرو۔ ہمارے پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کیا کہا جا رہا، ہمارے پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک روز میں پڑھتا تھا تو دوسرے روز میاں دانی۔ اب اس کو ہماری شرارت کہو یا محض کہو، اتفاق ہم دونوں چپ کے بیٹھے رہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ہم دونوں چپ کے بیٹھے رہے۔ جب اس خاموشی نے طول کھینچا تو مولوی صاحب نے کہا ارے بھائی آج تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا منہ میں کنگھیا پھیر کر آئے ہو؟ مطلب کیا منہ میں کچھ رکھ کر آئے ہو؟ اچھا آج کل نہیں کہتے کیا منہ میں پان رکھ کر آئے ہو؟ اسی طرح مولوی صاحب کہا کیا منہ میں کنگھیا پھیر کر آئے ہو؟ اچھا میاں رضا تم ہی شروع کرو۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں اچھا میاں رضا تم ہی آج شروع کرو۔ رضا نے صفحہ پوچھا اور پڑھنا شروع کیا۔ صفحہ مطلب پیج ہوتا ہے۔ رضا نے صفحہ پوچھا اور پڑھنا شروع کیا۔ اگر اعراب کی غلطیاں مجھ سے کم کیے تو نظم کو نثر میاں دانی سے زیادہ بنا دیا۔ کیا کہا جا رہا، اگر اعراب کی غلطیاں مجھ سے کم کیے تو نظم کو نثر میاں دانی سے زیادہ بنا دیا۔ مطلب مرزا فرات اللہ بیگ جو ہے اعراب کی غلطیاں کرتے تھے اور میاں دانی نثر کی غلطیاں کرتے تھے اور یہ دونوں سے بھی زیادہ غلطی کرنے لگے۔ ایک آدھا شعر تک تو مولوی صاحب چپ کے سنتے رہے۔ اس کے بعد کہنے لگے واہ بھائی واہ، ہم کو بھی عجیب نمونے شاگرد ملے ہیں۔ میاں رضا اگر ہم تم کو ایک نیک صلاح دے تو مانو گے؟ پھر مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میاں رضا اگر ہم تم کو ایک نیک صلاح دیں گے تو مانو گے کیا؟ تو رضا نے نہایت شرمیلی آواز میں گردن جھکا کر کہا بے سرور چشم۔ مولوی صاحب نے کہا دیکھو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا تو میری صلاح یہ ہے کہ کل سے تم میرے یہاں نہ آنا۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں اچھا تو میری صلاح سے کل سے تم میرے یہاں نہ آنا۔ یہ سن کر وہ بیچارے کچھ پز مردہ سے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی رضا میں نہیں کہتا کہ میرے یہاں آنا ہی چھوڑ دو، میں تم کو بھی ضرور پڑھاؤں گا، مگر 10-15 روز شام کے وقت قالی جان کے یہاں تعلیم ہو آیا کرو۔ قالی جان مطلب ایک جگہ پڑھایا کرتے تھے، وہاں جا کر کچھ دن 10-15 دن پڑھ لیا کرو، اس کے بعد پھر آنا تو ہم پڑھائیں گے۔ مولوی صاحب کہہ رہے اتنے دنوں کے آنے جانے میں تمہارے کانوں کو نظم اور نثر کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ مطلب 10-15 دن اگر قالی جان کے یہاں جاؤ گے تو تمہارے کانوں کو نظم اور نثر میں کیا فرق ہوتا ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ مجھ سے تو شاعروں کے گلے پر چھری پھیرتے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے شاعروں کے گلے پر چھری پھیرتے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ بیچاری متنبتی کو کیا خبر تھی، متنبتی کے ایک عربی شاعر ہے، بیچارے متنبی کو کیا خبر تھی کہ بتاشوں کی گلی میں نذیر احمد کے کمرے میں عشق کے اشعار مولوی رضا صاحب اس کی طرح حلال کریں کہ بیچارے رضا کے سر پر گھروں پانی پڑ گیا۔ خدا خدا کر کے سبق ختم ہوا اور ہم سب رخصت ہوئے۔ راستے میں ہم نے ان کو بہت بنایا اور دوسرے روز سے وہ ایسے غائب ہوئے کہ پھر شکل نہ دکھائی دیے۔ کیا کہا جا رہا ہے، مطلب مسٹر رضا بہت شرما گئے۔ خدا خدا کر کے سبق ختم ہوا اور ہم سب رخصت ہوئے۔ راستے میں ہم نے اس کو بہت بنایا، مطلب راستے میں مرزا فرات اللہ بیگ اور میاں دانی نے مسٹر رضا کا خوب مذاق بنایا اور دوسرے دن وہ ایسے غائب ہوا کہ پھر شکل نہ دکھائی دیا دوسرے دن سے۔ مسٹر رضا کی حیا کا حال تو سن چکے، اب ہماری بے حیائی کی داستان سنیے۔ پھر مرزا فرات اللہ بیگ کہہ رہے ہیں مسٹر رضا کی حیا کا حال تو آپ سن چکے، اب ہماری بے حیائی کا داستان سنیے۔ سنتے رہیے، بڑا مزہ آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو پہلے لائک کر دیجیے اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے کلاس۔ میری داستان سنیے۔ میری صرف نحو میں بہت کمزور تھی اور کمزور کیوں نہ ہوتی، شروع کیے ہوئے کئی دن ہوئے تھے۔ اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا تھا،
नसर को तो संभाल लेता था, नसर को जो है संभाल लेता था, मगर नज़म में वक्त परती थी। शायर खुद भी कहता था दूसरों के हज़ारों शायर याद थे, शायर खुद भी कहता था दूसरों के हज़ारों शायर याद थे, इसलिए शायर को तख्ती से गिरने ना देता था। मियाँ दानी की हालत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। वो एराब की गलती ना करते थे, मियाँ दानी जो है वो एराब की गलती ना करते थे, मगर शायर को नसर कर देते थे। ये आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग किस तरह की गलतियाँ करते थे? एराब की। और मियाँ दानी किस तरह का? तो शायर को नसर को कर देते थे, शायर को नसर कर देते थे, झटके पड़ जाते थे। मौलवी साहब हम दोनों के पढ़ने से बहुत जज्ब होते थे, मतलब हम मौलवी साहब हम दोनों के पढ़ने से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। एक दिन ये हुआ कि मेरे पढ़ने की बारी थी, एक दिन ये हुआ कि मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के पढ़ने की बारी थी। मैंने एक शायर पढ़ा, मालूम नहीं कहाँ के एराब कहाँ लगा किया। मौलवी साहब ने कहा क्या पढ़ा? मैं समझा कि एराब में कहीं गलती ज़रूर हुई है। मतलब क्या कहा जा रहा है? एक दिन ये हुआ कि मेरे पढ़ने की बारी थी, मैंने एक शायर पढ़ा, मालूम नहीं कहाँ के एराब कहाँ लगा लिया। मौलवी साहब ने कहा क्या पढ़ा? तो मैं समझा एराब में कहीं गलती ज़रूर हुई है। तमाम एराब बदल कर शायर मौजू कर दिया। जब खुद को समझ में आ रहा होगा कहीं गलती है तो मतलब उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। तो वही क्या मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग, उसको लगा एराब में गलती ज़रूर हुई है, तमाम एराब को बदल को शायर मौजू कर दिया। इन्होंने फिर बड़े ज़ोर से हूँ कही। होता है ना, मतलब मौलवी साहब जो रहते हैं उसके पास पढ़ोगे ज़ोर से कहता इसी तरह मौलवी साहब कहे इन्होंने बड़े ज़ोर से हूँ कि हमने फिर एराब बदल दिए। इससे इनको गुस्सा आ गया, कहा दानी तुम पढ़ो। फिर कहा मियाँ दानी तुम पढ़ो। इन्होंने शायर का गला ही घोंट दिया, खासे भले चिंगे शायर को नसर बना दिया। अब क्या था, मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री पर चढ़ गया था। मौलवी साहब का पारा जो है 110 डिग्री पर चढ़ गया था। किताब उठाकर जो फेंकी तो कमरे से गुजर, दलान में होती हुई सहन में पहुंची। मौलवी साहब गुस्से में किताब उठाकर फेंक दिया, दलान में जाकर गिरी। क्या कहा जा रहा है? किताब उठाकर जो फेंकी तो कमरे से गुजरा, दलान में होती हुई सहन में पहुंची। सहन किसको कहते हैं मालूम है? देरी को कहा जाता है। और नहायत गसेली आवाज़ में कहा निकल जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ। बहुत गुस्से में मौलवी साहब कहे निकल जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ, ना तुम मुझसे पढ़ने के काबिल हो और ना मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक हूँ। दानी ने मेरी तरफ देखा, मैंने दानी की तरफ देखा। मतलब मियाँ दानी जो है मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की तरफ देखा और मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग मियाँ दानी की तरफ देखा। इन्होंने आंखों ही आंखों में कहा, मतलब इशारों में कहा चलो। मैंने आंखों ही आंखों में जवाब दिया हरगिज़ नहीं। मतलब मियाँ दानी कह रहे हैं चलो इशारा में, फिर मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग कह रहे हैं हरगिज़ नहीं। इन्होंने उठने का इरादा किया, मैंने इनका जानो दबाया। मतलब मियाँ दानी जो है उठने का इरादा किया, लेकिन मैंने इसका जांग पकड़ कर दबाया। मौलवी साहब की ये हालत थी कि शेर की तरफ फेर रहे थे, मतलब बहुत गुस्सा में थे मौलवी साहब। आखिर जब देखा कि ये लोंडे टस से मस नहीं होते तो कहने लगे अब जाते हो या नहीं। मैंने कहा मौलवी साहब जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा इस वक्त तक हम जाते नहीं और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग? कह रहे हैं जब तक कोई मुझे धक्का देकर नहीं निकालेगा इस वक्त तक हम जाएंगे नहीं। फिर मौलवी साहब ने ये बेहयाई देखी तो ज़रा नरम हुए, मतलब थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ। कहने लगे अच्छा नहीं जाते हो तो ना जाओ, मगर एक हरूफ तुमको ना पढ़ाऊँगा मैं। मैंने कहा ना पढ़ाइए, मगर बगैर पढ़े हम यहाँ से टले ही ना और ना टलेंगे। कहने लगे बेटा इस वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मौलवी साहब कहने लगे बेटा इस वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अब चले जाओ, कल आना। दानी ने सच जाना, दानी ने उसको सच समझ लिया। मैं समझा इस वक्त उठे और मौलवी साहब के हाथ से गए। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग कह रहे हैं मैं समझा इस वक्त अगर उठ गए तो मौलवी साहब के हाथ से चले गए, फिर दोबारा पढ़ाने वाले नहीं है मौलवी साहब। दानी उठ खड़े हुए, मैंने पकड़ कर इनको बैठा लिया। मियाँ दानी जो है फिर उठ कर खड़े हुए, मैंने उसको पकड़ कर बैठा लिया। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग कह रहे हैं मौलवी साहब ये तमाशा देखते रहे। मैंने कहा मौलवी साहब पढ़ेंगे तो आज पढ़ेंगे और आज पढ़े तो इस वक्त पढ़ेंगे। फिर मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग कह रहे हैं मौलवी साहब पढ़ेंगे हम तो आज पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे तो इस वक्त, मतलब अभी पढ़ेंगे।
पढ़ाना है तो पढ़ाइए, वरना हमें यहाँ से ना जाना है और ना जाएंगे। आखिरकार हम जीते और मौलवी साहब हारे। आखिरकार हम जीते, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग कह रहे हैं, आखिरकार हम जीत गए और मौलवी साहब हारे। कहने लगे खुदा महफूज रखे। फिर मौलवी साहब कहने लगे खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना हो। शागिर्द क्या हो, तुम तो मेरे उस्ताद हो गए, उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छे भाई मैं हारा। फिर मौलवी साहब कह रहा अच्छे भाई मैं हारा। खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरी पीछा छोड़ दो, पंथ छोड़ दो, मतलब मेरा पीछा छोड़ दो। देखिए कौन सा दिन होता है कि मेरा तुमसे छुटकारा होता है। मैं जाकर सेहन में से किताब उठा लाया। फिर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग गए, सेहन से किताब उठा लाया और मौलवी साहब जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। कहा करते थे कि अगर उस दिन तुम चले जाते, मौलवी साहब कहते थे अगर तुम उस दिन चले जाते तो मेरे घर में घुसना नसीब ना होता। मैं तुम्हारे शौक़ को आज़माता था, मैं तुम्हारे शौक़ को और जज्बा को आज़माता था, मगर तुमने मुझे ही आज़मा डाला। खुदा ऐसे शागिर्द सबको नसीब करे। ये बेहयाई नहीं मियाँ, ये शौक़ है। फिर मौलवी साहब कह रहे हैं ये बेहयाई नहीं है मियाँ, ये शौक़ है इल्म का। जिसको चस्का होता है वो बड़ी भली सभी कुछ सुनता है। बस शौक़ भाग निकले और शौकीन उस्ताद को दबा लेते हैं। बस शौक़ भाग निकले मतलब मिस्टर रज़ा जो है भाग गए और ये दोनों अपना शौक़ को आजमा लिए और उस्ताद को अपना बना लिए। इसी तरह यहाँ पर कहानी आप लोग का ख़त्म होता है। अगर आप लोग क्लास आज का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगला वीडियो में हम लोग आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का क्लास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।